करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश में आम बजट का था इंतजार, वो इंतजार हो चुका है खत्म और मोदी सरकार 3.0 का आम बजट 2024 उसका ऐलान हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का अभिभाषण भी पूरा कर लिया है और अब बजट पर पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। ऐसे में आर्थिक मामलों के जानकार कैसे इस बजट पर अपनी पैनी निगाहें रखते हैं और खास तौर पर सीए, जी हां, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बजट की जो सर्जरी करते हैं या बजट के जो अनछुए पहलू हैं उनको भी जनता के बीच में लाते हैं और तमाम जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। किस तरह से अर्थ जगत में इस बजट को लेकर 2024 के आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वाकई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय बन रही है, आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आम बजट 2024 की सर्जरी करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर्स ऑफ इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स के राजेश सैलो जी, जो कि चेयरमैन है चैम्बर्स ऑफ इकोनॉमिक कंसल्टेंट के, जो कि सीए इंस्टीट्यूट के सेंट्रल इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में जी। हम देखते हैं सर कि लगातार आप इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पर जो है लगातार एक्टिव रहते हैं और देश की इकोनॉमी की बात करें, स्टेट की इकोनॉमी की बात करें, डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करें, सब पर आपका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता है। आज मोदी सरकार के आम बजट 2024 को लेकर आपका पहला रिएक्शन क्या आ रहा है सर? किस तरह से जब आप इस बजट को देख रहे थे, सुन रहे थे और जब इस बजट का डिक्लेरेशन हुआ तो क्या आपका पहला वर्डिक्ट बनता है सर इस आम बजट 2024 को लेकर? थैंक यू महेंद्र भाई जी। देखिए, मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है दिल्ली में जी जी, और उसके बाद ये उनका पहला बजट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव में बनाया गया है बजट जी जी। कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत सारे प्रायोरिटीज हैं खर्चा करने की, तो जनता को और खास करके मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार के पास शायद इसको बहुत कम बचा। और इसलिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले नए नए कि किस प्रकार से टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए जी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मिडिल क्लास और खास करके सैलरीड एम्प्लॉयज़ की जी, तो वेतनभोगी कर्मचारियों को कोई खास रिबेट इसमें नहीं मिल पाई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर 50,000 से 75,000 किया है जी जी। इसके अलावा जो है इनकम टैक्स स्लैब जी के अंदर हमें उम्मीद थी कि एक राहत मिलेगी और 10 लाख रुपए तक जो इनकम है वो 10 लाख रुपए तक जो है नील टैक्स होना चाहिए था हमारी राय में। 10 लाख की आय यदि एग्जेम्प्ट हो जाती तो न केवल सैलरीड एम्प्लॉय को बल्कि सारे मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत बड़ी राहत मिलती जी जी। सरकार ने जस्ट एक उसमें स्लैब में हल्का फुल्का परिवर्तन कर दिया है, बट मोटा मोटा देखा जाए, हमने कैलकुलेट किया तो 10,000 रुपये से ज़्यादा की राहत उनको नहीं मिल पाई है। ये एक बहुत ही निराशाजनक पार्ट रहा है जी जी जी। इसी प्रकार से हम देखें तो आपने आज नोटिस किया होगा कि शेयर बाजार धड़ाम से गिरा और अभी भी गिरा हुआ ही है जी जी जी। और उसका मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट ने जो शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी आपने शेयर खरीदा और थोड़े समय में बेच दिया, इस प्रकार जो प्रॉफिट कमाया उस पर पहले जो 15% टैक्स था उस रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसी प्रकार से एक और जो सरप्राइजिंग इसमें प्रावधान लाई है गवर्नमेंट, वो प्रावधान ये है कि जो प्रॉपर्टीज होती थी जी, जब फॉर एग्जांपल आपका घर का मकान है, आपके फादर ने वो बनाया था 1990 में जी, और आज उसको आप बेच रहे हैं, तो इस पे इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता था क्योंकि महंगाई की दर को एडजस्ट करने के लिए एक इंडेक्सेशन का एक प्रावधान था और उस इंडेक्सेशन से महंगाई का एडजस्टमेंट करके एक बड़ी रिलीफ आपको मिलती थी, लेकिन उस इंडेक्सेशन को सरकार ने हटा दिया है। तो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला ये आम बजट 2024। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं सर कि इसमें टैक्स कलेक्शन कहाँ से हो सकता है। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ नई चीजें निकाली और कैसे भी करके टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना और जनता की जेब कहीं न कहीं उस पर प्रभावित होगी बुरी तरह से, ऐसा मेरा आकलन है। और दूसरी ओर एक विवाद से विश्वास स्कीम जो अभी थोड़े साल पहले ही आई थी, उस स्कीम को वापस रिपीट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि मान लीजिए कोई लिटिगेशन में आपके टैक्स विवाद चल रहे हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल में हो कि हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, और चाहे वो इनकम टैक्स के हों या सर्विस टैक्स के हों, तो उन सब विवादों में
सरकार एक स्कीम नोटिफाई करेगी बहुत जल्दी कि उसमें क्या पेनल्टी माफ कर रही है, कितना ब्याज माफ कर रही है और किस प्रकार से उस लाइबिलिटी से उसको मुक्त करेगी। लेकिन मंशा ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है और ईमानदारी से जो पे कर रहा है व्यक्ति उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसकी इंटीग्रिटी को आपने क्वेश्चनेबल कर दिया है कि भाई जो ईमानदारी से दे रहा है उससे तो आप पूरा टैक्स ले रहे हो और जो विवाद कर रहा है या टैक्स नहीं दे रहा है उसको इस तरह की स्कीम ला के छोड़ रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है टैक्स कलेक्शन करके रेवेन्यू बढ़ाने का। चलिए, बहुत बड़ी बात है, दबाव में जरूर देश की सरकार है, लेकिन इस बजट में क्या वाकई में चीनी कम है या फिर और भी गुंजाइश थी कि एक आम आदमी को राहत दी जा सके? रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा एक आम आदमी देश के आम बजट पर इसलिए निगाहें रखता है कि सरकार ऐसे प्रावधान लाएगी जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को जो है आसान बनाएंगे, उसके संघर्ष को कम करेंगे। सर, आप देश के जाने माने इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी हैं और यहाँ पर मैं कहूँ कि चैम्बर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कंसल्टेंट के चेयरपर्सन भी हैं। आप कितने नंबर सर देश के इस आम बजट को देना चाहेंगे 100 में से, क्योंकि अलग अलग तरह से देश में राय बन रही है और जैसा कि आपने बताया कि शेयर बाजार जैसे ही बजट का अभिभाषण शुरू हुआ धड़ाम हो गया और अभी भी शेयर बाजार डाउन पर है, यानी कि लाल लकीर के करीब है। तो क्या आप नंबर देना चाहेंगे देश की इस आम बजट को, देश की आम सरकार की इस बजट को? नहीं, मैं सरकार की कंपल्शंस को देखते हुए इसको 100 में से 60 नंबर जरूर दूंगा। जी, क्योंकि आपने शक्कर की बात की, मिठास की बात की, तो थोड़ी बहुत मिठास भी मुझे इस बजट में दिखी है। फॉर एग्जाम्पल मुद्रा लोन की बात करूं मैं, तो जिन लोगों ने मुद्रा लोन लिया था और लेकर के ईमानदारी से रीपे कर दिया, उन लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छी स्कीम लाई है कि मान लीजिए हमने पहले आपको 10 लाख का लोन दिया था, आपने रीपे कर दिया टाइम पे, अब आप 20 लाख और ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार की योजना सरकार को सारी ही गवर्नमेंट स्कीम में लानी चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदारी से रीपेमेंट कर रहा है उसको इंसेंटिव देते हुए उसके नए लोन की लिमिट और बढ़ाई जाए। इसी प्रकार से जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको यदि मशीन खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, तो गवर्नमेंट एक अच्छी स्कीम लाई है, क्रेडिट गारंटी योजना। उस क्रेडिट गारंटी योजना में 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार देगी। बिना आपको मकान, दुकान, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है देने की बैंक को, आप उसको मत दीजिए। सरकार का एक अलग से फंड बनाया जा रहा है। उस फंड की व्यवस्था के तहत इस प्रकार की गारंटी बैंकों को देगी कि आप मशीन खरीद लो बिना कोई सिक्योरिटी के। यदि आप मशीन नहीं चुका पाए तो बैंक को सरकार की तरफ से गारंटी है कि हम देंगे आपको ये पैसा, बट आप इनको पैसा दें। इसी प्रकार से जो एजुकेशनल लोन है उसकी भी सरकार ने एक अच्छी प्रोत्साहन देने के लिए एक अच्छी योजना प्रस्तुत की है। वो योजना ये है सर कि 10 लाख रुपए तक का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी 3% इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। आपको एजुकेशन लोन मान लीजिए 10% पे मिल रहा है बैंक से, तो सरकार 3% उसमें अपनी तरफ से मिलाएगी। ये राहत मिलेगी। हाँ, एक बड़ी राहत है एजुकेशन लोन के लिए भी। चलिए, कहा जा सकता है कि यहाँ पर आम आदमी को भरोसा देने की भी यहाँ पर भरसक कोशिशें की गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इस बजट में और भी प्रावधान किए जा सकते थे ताकि सीधी जो निगाहें टिकी थी इस बजट पर कि लोक लुभावन ये बजट होगा, और चूंकि आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, लिहाजा एक विशेष पैकेज का ऐलान, युवाओं पर केंद्रित एक बजट जो है देखने को मिलेगा। हालांकि युवाओं के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। सैलोत सर, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं पर बहुत फोकस है इस बजट का और युवाओं पर भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान करने की कोशिशें की गई हैं। आपको लगता है कि रोजगार में इजाफा करने के लिए इस बजट में जो प्रोविजंस हैं वो सफिशिएंट हैं? देखिए सर, इस बजट में जहाँ 2019 में 3 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया था, इस बजट में वो 11 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी धीरे धीरे क्रमशः बढ़ा के आज वो 11 लाख करोड़ पे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। कैपिटल इंफ्रा पे जब खर्च होता है तो उसका असर सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। जितना हम खर्च करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हेल्प करेगा। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी सरकार ने कोई इंसेंटिव दिया है EPFO के नाम पर कि 3,000 रुपये प्रति माह हम EPFO में कंट्रीब्यूशन देंगे अगले 2 साल तक। जो भी आप नया एम्प्लॉय अपने यहाँ रखेंगे उसको। इस प्रकार की योजनाएं भी सरकार ने इंट्रोड्यूस की है महिलाओं के लिए कि महिलाएं जैसे मान लीजिए रोजगार के लिए बाहर जाती हैं, बाहर पोस्ट होती हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए विमेन हॉस्टल्स बनाने की भी एक बड़ी योजना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार में ये काफ़ी बड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर युवा और महिला केंद्रित ये जो है आम बजट 2024 का नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि
जनता को थोड़ा धैर्य भी धारण करना होगा, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम इसके नजर आएंगे। आज या कल से ही कोई प्रभाव आम आदमी की जिंदगी पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूरगामी प्रभाव यदि इसके सकारात्मक होते हैं तो जरूर युवा यहाँ पर उनकी बल्ले बल्ले होगी और महिलाओं को भी जो है बड़े पैमाने पर एक सुरक्षा का भाव जो है देश की मोदी सरकार 3.0 दे पाएगी। सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, और जब आप इस बजट को ऑब्जर्व कर रहे थे तब आपको लगा कि वाकई में देश के इकोनॉमिस्ट की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान करने के लिए रास्ते निकाले गए हैं? और जैसा मैं पढ़ रहा था कि सोना और चांदी इनके भाव में अब गिरावट देखने को मिलेगी, शेयर बाजार तो ज़रूर यहाँ पर धड़ाम कर ही गया है, लेकिन मोबाइल सस्ते होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, उन पर भी खासा प्रभाव पड़ रहा है। सर, क्या कहेंगे? सर देखिए, सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। जी। पेट्रोल डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, आज मध्यम वर्गीय परिवार सोना नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन चीजों पे मॉनिटरिंग करना आवश्यक है कि भाई सोने के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं। करेक्ट। और आम जनता को उससे क्यों वंचित किया जा रहा है। जी। तो ये बहुत बड़ा एक निराशाजनक पहलू है कि इन चीजों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से जनता को डे टू डे लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली जीने में उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सके। क्योंकि एक तरफ आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो, फिर आप जो पब्लिक खर्चा करती है उस पर हैवी जीएसटी भी चार्ज कर रहे हो, तो जीएसटी से भी आपका कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट यदि चाहती तो थोड़ा सा और डीप एग्जामिनेशन करती चीज़ों का, और एक जिसे कहते हैं संवेदनशीलता ज़्यादा रखते अधिकारी लोग, तो मैं समझता हूँ कि ये बजट और भी अच्छा बनाया जा सकता था, राहत देते हुए भी, और टैक्स कलेक्शन पे आपका ज़्यादा अप्रभावित भी नहीं होता, टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होता और जनता को राहत भी मिल सकती थी। ऐसा बजट भी बन सकता था। इसलिए मैं कहूँगा कि ये न तो करिश्माई बजट है, न मैं इसको डायनेमिक बोलूँगा, न इसको प्रोग्रेसिव बोलूँगा, मैं इसे मॉडरेट बजट कहूँगा। एक प्रकार का मध्यम बजट है ये। चलिए, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर सैलोद सर ने कि मॉडरेट बजट है, इसे एवरेज बजट भी मैं कह सकता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि सरकार ने भरसक कोशिशें की हैं। हालांकि संभावनाएं थी अपार। यदि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चाहती तो महिलाओं के लिए एक दायरा और बढ़ाया जा सकता था, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में और नित नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती थी। बहरहाल सूझबूझ के साथ सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, और कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद ऐसे ही कदम अब देश में मोदी सरकार अपने आगे बढ़ा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से दूरगामी सकारात्मक परिणाम इस आम बजट 2024 के देखने को मिलते हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़े थे देश के जाने माने इकोनॉमिक कंसल्टेंट और चेयरमैन चैम्बर्स ऑफ इकोनॉमिक कंसल्टेंट राजेश सैलोद जी, जो कि एक्सपर्ट कमेंट हमें बता रहे थे और कैसे आपकी और हमारी जिंदगी पर इस आम बजट का असर होने वाला है उसका पूरा विश्लेषण रख रहे थे। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। MP न्यूज़ का आभार। थैंक यू सर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।